पोक्रोवस्क मोर्चा महीनों से रूसी सेना की सबसे क्रूर, बेतुकी और हिंसक लड़ाई का केंद्र रहा है। यूक्रेन की इस्पात जैसी रक्षात्मक रेखाओं के खिलाफ कुछ मीटर कीचड़ भरे इलाके पर कब्जा करने के लिए मानव जीवन की परवाह न करते हुए लहरों में हजारों जानें कुर्बान कर दी गईं। हालांकि 5 अक्टूबर 2025 की सुबह हवा का रुख बदल गया, ठीक पोक्रोवस्क की ओर। महीनों से मची भयावह आवाज एक पल के लिए शांत हो गई और उसकी जगह और भी भयावह सन्नाटा छा गया। शिकार ही शिकारी बन गया था। महीनों की धैर्यपूर्ण और खूनी रक्षा के बाद यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पोक्रोवस्क में रूसी मोर्चे पर एक जबरदस्त और बिजली की गति से जवाबी हमला किया। इसे पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि हार के रूप में दर्ज किया गया, क्योंकि यूक्रेनी सेना के नवीनतम आक्रमण के साथ पुतिन की उस खूनी और निष्फल आक्रामक रणनीति के पतन की कहानी शुरू हुई, जिसका उन्होंने पूरी गर्मियों में पालन किया था और उनकी अपनी सेना अपने ही भार तले कुचल दी गई। पिछले 48 घंटों में यूक्रेनी सेनाएं आगे बढ़ी हैं, जिससे रूसी सीमाओं में एक गहरी दरार पड़ गई है। कीव की सेना ने 180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त करा लिया है और रूसी तोड़फोड़ और टोही समूहों से 200 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र का सफाया कर दिया है। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भूस्थानिक चित्रों के साथ इस प्रगति की पुष्टि की है और बताया है कि रूसी सेनाएं सामरिक रूप से विखंडित हो गई हैं और यूक्रेन की प्रगति को रोकने की क्षमता पूरी तरह खो चुकी है। और जब वह सीमा आ पहुंची, तब तक सब कुछ पहले से ही तैयार था। ऑपरेशन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गए थे। यूक्रेन का जवाबी हमला रूसी रक्षा पंक्ति के सबसे कमजोर बिंदुओं के रूप में पहचाने गए कई अलग अलग अक्षों से एक साथ किया गया था, न कि किसी एक बिंदु से। आज पोक्रोवस्क में 119 बटालियनों वाली 24 अलग अलग डिवीजन जैसी क्षेत्रीय रक्षा ब्रिगेड लाइन पर काम कर रही हैं। इनमें से कुछ को सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस विशाल बल के साथ यूक्रेनी सैनिक झेलानी शहर के उत्तर पूर्व और मिखाइलिवका के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े, जिससे रूसी रक्षा में 2 बड़े अंतराल खुल गए। यह एक विशिष्ट पिंसर मूवमेंट था, जिससे रूसी सेना के पार्श्व खुले हुए थे और उन्हें घेर लिए जाने का खतरा था। इस सफल अभियान की अग्रिम पंक्ति पश्चिम से आधुनिक बख्तरबंद वाहनों से लैस मशीनीकृत ब्रिगेडों द्वारा बनाई गई थी। ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की 25 मिलीमीटर की स्वचालित तोपों ने रूसी खाइयों पर गोलाबारी की, जबकि लेपर्ड और अब्राम्स टैंकों ने पोक्रोवस्क में रूसी रक्षा प्रतिरोध बिंदुओं को एक एक करके कुचल दिया। इसके अलावा मोबाइल वायु रक्षा समूहों द्वारा नागरिक कर्मियों के साथ मिलकर विकसित की गई तकनीकों ने कम ऊंचाई वाले खतरों का त्वरित जवाब देना संभव बनाया। यूक्रेन की बढ़त और स्थानीय बढ़त ने रूसी सैनिकों में इतनी व्यापक दहशत पैदा कर दी कि कई रूसी सैन्य इकाइयां संगठित तरीके से पीछे हटने के बजाय अपने हथियार और उपकरण छोड़कर अस्त व्यस्त होकर भागने लगीं। रूस ने इस अंतर को पाटने के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल भेजने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रेमलिन के सभी सामरिक सैन्य भंडार या तो सितंबर में डोब्रोपिल्या के पास घेरे में फंस गए थे, या उत्तर में कुपियंस्क में हार को रोकने के लिए पहले ही समाप्त हो चुके थे। मोर्चे में सेंध लग चुकी थी और सेना का पतन शुरू हो चुका था। इसके बाद जो तस्वीर उभरी, उससे साबित हुआ कि रूसी महीनों से पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और अब पोक्रोवस्क से भागने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पोक्रोवस्क में जो हुआ, उसे समझने के लिए यूक्रेनी जनरल स्टाफ की उस चतुराई भरी और धैर्यपूर्ण रणनीति को समझना जरूरी है, जिसे वह पिछले 1 साल से लागू कर रहा है, यानी ब्रेकिंग पॉइंट डॉक्ट्रिन। आधुनिक क्षय युद्ध में विजय भूभाग पर कब्जा करके नहीं, बल्कि दुश्मन की इच्छा शक्ति और लड़ने की क्षमता, यानी उसके मनोबल और सैन्य शक्ति, दोनों को व्यवस्थित रूप से तब तक कमजोर करके प्राप्त की जाती है जब तक कि वह एक चरम सीमा तक न पहुंच जाए। यूक्रेन पोक्रोवस्क में महीनों से जिस लचीली रक्षा रणनीति को लागू कर रहा है, वह इसी सिद्धांत का एक हिस्सा थी। हर गांव या पहाड़ी पर आखिरी सैनिक तक लड़ने के बजाय यूक्रेनी सेनाएं नियंत्रित तरीके से पीछे हटीं, जिससे रूसी सेना उनके द्वारा तैयार किए गए मृत्यु क्षेत्रों में और गहराई तक चली गई। रूसी जनरलों ने इन पीछे हटने को जीत समझकर अपने हमले तेज कर दिए। हालांकि हर मीटर आगे बढ़ने के साथ रूसी सेना अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों, अपने सबसे आधुनिक उपकरणों और सबसे महत्वपूर्ण लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति खोती गई। यूक्रेनी तोपखाने, FPV ड्रोन और घात लगाकर हमला करने वाली एंटी टैंक टीमों की गोलाबारी के कारण
गर्मियों के अंत तक रूस की आगे बढ़ने की गति काफी धीमी हो गई थी। लेकिन यह कोई ऑपरेशनल ठहराव नहीं था, बल्कि थकावट थी। महीनों तक इन बेतुके हमलों के बाद रूसी सेना इतनी थक चुकी थी कि उसके पास अब न तो नए सैनिक थे, न पर्याप्त गोला बारूद और न ही यूक्रेन के जवाबी हमले का सामना करने के लिए मनोबल। रूसी जनरलों ने पोक्रोवस्क मोर्चे पर अपने सैनिकों की जान एक्सेल स्प्रेडशीट पर लिखे अंकों की तरह खर्च कर दी थी, और अब वह स्प्रेडशीट पूरी तरह खाली हो चुकी थी। यूक्रेन ने धैर्यपूर्वक रूसी सेना के खुद को खत्म करने का इंतजार किया था। यूक्रेन की बढ़त न केवल नक्शे पर एक सैन्य जीत है, बल्कि उन हजारों लोगों की मुक्ति भी है जो महीनों, यहाँ तक कि सालों से रूसी कब्जे में रह रहे हैं। मुक्त हुआ हर गांव और कस्बा युद्ध के मानवीय चेहरे और यूक्रेन के इस युद्ध में शामिल होने के कारणों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अग्रिम मोर्चे के वीडियो में उन बुजुर्गों के मार्मिक क्षण कैद हैं जो अपने तबाह घरों के तहखानों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें बचाने वाले यूक्रेनी सैनिकों के साथ गले मिल रहे हैं और रो रहे हैं। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र का अपने लोगों से पुनर्मिलन है। इस प्रगति का मनोबल पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हर आज़ाद गांव यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों के बीच जीत के विश्वास को मजबूत करता है, जबकि रूसी सेना के भीतर नैतिक पतन दहशत और सेना छोड़ने की प्रवृत्ति को और गहरा करता है। पड़ोसी क्षेत्रों में रूसी सैनिक अपनी सीमाओं को उजागर होते देख और यह देखकर कि वे घेरे का अगला निशाना हो सकते हैं, लड़ने की बजाय पीछे हटने या आत्मसमर्पण करने को ज्यादा तर्कसंगत विकल्प मानने लगे हैं। रूसियों ने कहा था कि वे यूक्रेन के नक्शे को लाल रंग से रंगेंगे, लेकिन वे उन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त नीला रंग लाना भूल गए जिन्हें यूक्रेन मुक्त कर देगा। इस प्रगति का एक और महत्वपूर्ण परिणाम इसका भौगोलिक और आर्थिक महत्व है। पोक्रोवस्क डोनेट्स्क ओब्लास्ट के सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन और औद्योगिक केंद्रों में से एक है। इस क्षेत्र में यूक्रेन की बढ़त न केवल एक सैन्य जीत है, बल्कि यूक्रेन के आर्थिक केंद्र और औद्योगिक रीढ़ को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस क्षेत्र का नुकसान डोनबास का आर्थिक शोषण करने और उसे अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था में शामिल करने की रूस की योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। तो अगर यूक्रेन की बढ़त जारी रही तो अगला निशाना क्या होगा? रणनीतिक तस्वीर को देखते हुए जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। यूक्रेन का अंतिम लक्ष्य केवल मुक्त कराए गए गांवों तक ही सीमित रहना नहीं है, बल्कि इस गति का उपयोग रूसी कब्जे के केंद्र डोनेट्स्क शहर को धमकाने के लिए करना है। अगर यूक्रेन पोक्रोव्स्क के 15 किलोमीटर के दायरे में आगे बढ़ सकता है और शहर के मुख्य आपूर्ति मार्गों, सड़कों और रेल मार्गों को सीधे तोपखाने और हाइमार्स गोलाबारी के नियंत्रण में ले सकता है, तो डोनेट्स्क में पूरी रूसी सेना की स्थिति अस्थिर हो जाएगी। यह रूस के बेसवेंटपर्ण आपदा परिदृश्य है। डोनेट्स्क 2014 से ही कब्जे का प्रतीक और दुष्प्रचार का गढ़ रहा है। इस शहर को खोने का मतलब न केवल पुतिन की सैन्य हार होगी, बल्कि उनकी दशक भर पुरानी नोवोरोसिया परियोजना का भी पूरी तरह से पतन होगा। ऐसी स्थिति में क्रेमलिन के सामने एक असंभव विकल्प रह जाएगा। वे या तो डोनेट्स्क को गिरते हुए देखेंगे या फिर शहर को बचाने के लिए क्रीमिया समेत सभी मोर्चों से महत्वपूर्ण सैनिकों को हटाकर एक आखिरी हताशा भरा दांव खेलेंगे। दोनों ही स्थितियों में परिणाम रूस की रणनीतिक हार की ओर बढ़ रहा है। इसलिए पोक्रोवस्क में की गई दरार केवल एक सामरिक बढ़त नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दरार है। यह इस बात का प्रमाण है कि यूक्रेन के महीनों से चले आ रहे धैर्य और बुद्धिमत्तापूर्ण ब्रेक पॉइंट सिद्धांत ने आखिरकार फल दिया है। इसने रूसी सेना को उसकी ही क्रूर शक्ति के बल पर आत्मविनाश के कगार पर पहुंचा दिया है और उसी क्षण उसके सबसे कमजोर बिंदु पर एक घातक प्रहार किया है। यह जीत डोनबास और शायद पूरे यूक्रेन की मुक्ति के मार्ग पर एक नया और आशाजनक अध्याय खोलती है। रूस, जिसने महीनों तक दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलने पर खुद को एक जाल में फंसा पाया। अब उस जाल से बचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यह बंद होता जाल न सिर्फ पोक्रोवस्क मोर्चे पर तैनात हजारों रूसी सैनिकों को निगल रहा है, बल्कि उस मोर्चे के पीछे एक कहीं ज्यादा नाजुक, कहीं ज्यादा कायर ढांचे को भी निगल रहा है, जो 10 सालों से झूठी सुरक्षा और सत्ता के भ्रम में जी रहा है। कब्जाकारी शासन। पोक्रोवस्क की तलहटी में यूक्रेनी तोपखाने की गूंज रही थी और डोनेट्स्क में सहयोगी प्रशासन के संगमरमर से ढके गलियारों में और उन हजारों लोगों के दिलों में असली भूचाल आ रहा था जो 10 साल से रूस की सत्ता में शरण लेकर जिंदा थे। यह किसी मोर्चे की कहानी नहीं, बल्कि एक विश्वासघात और एक परियोजना के पूरी तरह ध्वस्त होने की कहानी है।
10 सालों तक डोनेट्स्क और लुगांस्क में रूस समर्थित जनवादी गणराज्य कार्यशील राज्यों की बजाय मास्को के अनुग्रह से पोषित माफिया संगठनों जैसे दिखते थे। डेनिस पुशलिन जैसे स्थानीय सहयोगियों के शासन में न तो जनता की इच्छा का और न ही अपनी सैन्य शक्तियों का कोई सम्मान था। उनकी शक्ति एक ही चीज पर टिकी थी, उनके पीछे रूसी सेना की अपार शक्ति और उस शक्ति द्वारा निर्मित भय का साम्राज्य। जब तक रूसी टैंक और S-400 बैटरियां मौजूद थीं, तब तक वे भी मौजूद थे। यह एक सरल और क्रूर समीकरण था। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के सफल ऑपरेशन ने इस समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जैसे ही अग्रिम मोर्चे की सेनाएं ध्वस्त हुईं और यूक्रेन की मशीनीकृत ब्रिगेडें उस इलाके में आगे बढ़ीं जिसे एक दशक से सुरक्षित माना जाता था, डोनेट्स्क में सहयोगी शासन को यह भयावह एहसास हुआ कि उनके पीछे खड़ी स्टील की दीवार असल में कार्डबोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं थी। रूसी सेना उनकी रक्षा नहीं कर सकी। इसके विपरीत रूसी सेना अपने अस्तित्व की चिंता में उलझी हुई थी और अस्त व्यस्त होकर पीछे हट रही थी। इस वास्तविकता का सामना करने से कब्जाकारी शासन के भीतर एक खामोश लेकिन उन्मादी दहशत की लहर दौड़ गई। यह डूबते जहाज से भागने वाले चूहों की उन्मत्त भागदौड़ थी। हमेशा की तरह सबसे पहले भागने वाले शीर्ष पर बैठे लोग थे। डोनेट्स्क से लीक हुई खुफिया रिपोर्टों में बताया गया था कि कब्जा करने वाले प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप अपने परिवारों और नकदी को रूसी शहर रोस्तोव या सुरक्षित अंतर्देशीय इलाकों में ले जाने लगे थे। आधी रात को सरकारी इमारतों में एक उन्मादी गतिविधि शुरू हो गई। एक दशक के गठजोड़ भ्रष्टाचार, यातना और युद्ध अपराधों के सबूतों से भरे दस्तावेज जला दिए गए और हार्ड ड्राइव नष्ट कर दिए गए। मकसद यह था कि जब वे ऊपर से गिरें तो कोई निशान न बचे। निचले स्तर के अधिकारी, पुलिस और स्थानीय प्रशासक जो व्यवस्था की रीढ़ थे, भी इसी डर का अनुभव कर रहे थे। उनमें से कई इस गंदे खेल में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वे वैचारिक रूप से रूस समर्थक नहीं थे, बल्कि अवसरवादी थे जो कब्जे के दौरान जीवित रहने और अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अब यह देखकर कि जहाज के कप्तान भागने की तैयारी कर रहे थे, वे अपने भविष्य पर सवाल उठाने लगे। इस स्थिति ने रूसी कब्जाकारी प्रशासन की प्रशासनिक क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। आदेशों का पालन नहीं हो रहा था, अधिकारी काम पर नहीं आ रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई लोग गुप्त रूप से यूक्रेनी सेना से संपर्क कर रहे थे ताकि वे खुद को और अपने परिवारों को बचा सकें। ये लोग जो वर्षों से शासन की आंख और कान थे, अब आंतरिक बारूद में बदल रहे थे, जिससे शासन का पतन तेज हो रहा था। वे यूक्रेनी गुरिल्लाओं से रूसी सैनिकों, गोला बारूद के भंडारों और सहयोगी नेताओं के भागने के रास्तों के बारे में फुसफुसाने लगे। अब किले पर न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी कब्जा किया जा रहा था। मोर्चे पर इस सैन्य हार और मोर्चे के पीछे इस राजनीतिक पतन ने व्लादिमीर पुतिन और उनके जनरलों को क्रेमलिन संकट कक्ष में युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे कठिन और असंभव रणनीतिक विकल्प का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। उनके सामने का नक्शा अब रक्षा की अग्रिम पंक्ति से ज्यादा खून बहते जख्मों का एक ढेर बन गया था। हालांकि पोक्रोवस्क में हुए रक्तस्राव ने एक धमनी को काट दिया था और उस धमनी को बंद करने के लिए उन्हें एक और महत्वपूर्ण अंग से खून निकालना पड़ा, उसकी बलि देनी पड़ी। रूसी जनरल स्टाफ के सामने दो विनाशकारी परिस्थितियां थीं। पहली, पोक्रोवस्क में हुई दरार को नजरअंदाज करना और मौजूदा रक्षात्मक रेखा को बनाए रखने की कोशिश करना। लेकिन इसका मतलब था कि यूक्रेन को उस खाई को और भी चौड़ा करने का मौका देना जिससे वह पूरे डोनाबास समूह के पीछे तक पहुंच सके और हजारों और सैनिकों को घेर सके। क्रेमलिन के लिए यह एक धीमी लेकिन निश्चित आत्महत्या थी। दूसरा विकल्प यह था कि इस अंतर को पाटने के लिए सबसे अनुभवी और सक्षम रूसी रिजर्व बलों को तुरंत इस क्षेत्र में तैनात किया जाए। लेकिन इसमें एक समस्या थी। रूस के पास अब ऐसा कोई रणनीतिक भंडार नहीं था। युद्ध के शुरुआती महीनों में कीव के सामने, फिर खार्किव और खेरसोन में और अंततः गर्मियों भर चले उन बेतुके हमलों में सर्वश्रेष्ठ इकाइयां समाप्त हो गई थीं। केवल एक बड़ी और संगठित सेना बची थी जो अभी भी लड़ने में सक्षम थी। दक्षिण में जापोरिजिया मोर्चे पर यूक्रेन के क्रीमिया की ओर मुख्य आक्रमण को रोकने के लिए तैनात इकाइयां और पुतिन को यह दर्दनाक फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूसी नेता ने आदेश दिया कि दक्षिण में उस महत्वपूर्ण रक्षात्मक रेखा से कुछ सर्वश्रेष्ठ वीडीवी या हवाई डिवीजनों और स्पेट्सनाज़ या विशेष बल इकाइयों को हटाकर डोनाबास में रक्तपात को रोकने के लिए उत्तर पूर्व में भेजा जाए। यह एक मोर्चे को बचाने के लिए दूसरे मोर्चे की बलि देना था और पुतिन की रणनीतिक विफलता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी। क्रेमलिन के इस जबरदस्ती भरे कदम ने उस सुनहरे अवसर का द्वार खोल दिया जिसका यूक्रेनी जनरल स्टाफ महीनों, यहाँ तक कि सालों से इंतजार कर रहा था।
महीनों से दक्षिण में यूक्रेन का आक्रमण रूस की बहुस्तरीय रक्षा पंक्तियों, बारूदी सुरंगों और उस क्षेत्र में तैनात सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के कारण बेहद धीमी और खूनी गति से आगे बढ़ रहा था। लक्ष्य मेलिटोपोल तक पहुंचना, रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को 2 भागों में बांटना और क्रीमिया तक जाने वाले जमीनी पुल को काटना था। अब पोक्रोवस्क में जीत की बदौलत उस रक्षा पंक्ति की सबसे अनुभवी और खतरनाक इकाइयां वहां से पीछे हट रही थीं। यूक्रेन के लिए यह सचमुच अभी या कभी नहीं वाला क्षण है। दक्षिणी मोर्चा अचानक पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और असुरक्षित हो गया है। यह स्थिति कीव को न केवल दक्षिण में अपनी प्रगति को तेज करने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि युद्ध के अंतिम लक्ष्य क्रीमिया की मुक्ति के उद्देश्य से एक बिल्कुल नया और कहीं अधिक साहसिक अभियान शुरू करने का भी अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार पोक्रोवस्क की जीत ने न केवल डोनबास के एक हिस्से को आज़ाद कराया, बल्कि एक डोमिनोज प्रभाव भी पैदा किया जो दक्षिणी मोर्चे को खोलने वाली रणनीतिक कुंजी बन गया। यूक्रेन की रणनीति अब सिर्फ एक ही बिंदु पर दबाव बनाने की नहीं, बल्कि एक मोर्चे पर मिली सफलता को दूसरे मोर्चे पर नए अवसर पैदा करने के लिए एक लीवर के रूप में इस्तेमाल करने की है। यह एक बेहद गतिशील और गतिशील शतरंज का खेल है, जिसका सामना रूस का बोझिल और धीमा कमांड ढांचा कभी नहीं कर सकता। नतीजतन पोक्रोवस्क में यूक्रेन के जवाबी हमले ने सिर्फ खोई हुई जमीन वापस पाने से कहीं ज्यादा हासिल किया है। इस कदम ने रूसी व्यवस्था को मौत के एक आत्मघाती चक्र में धकेल दिया है। अग्रिम मोर्चे पर सैन्य पराजय ने अग्रिम मोर्चे के पीछे सहयोगी शासन के राजनीतिक पतन को गति दी है। इस पतन ने बदले में क्रेमलिन को एक असंभव विकल्प अपनाने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मोर्चे को बचाने के लिए दूसरे को बलिदान करना पड़ रहा है। और इस चुनाव ने यूक्रेन के लिए युद्ध के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर का द्वार खोल दिया है। यूक्रेन अब केवल रूसी सेना से युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन अब पूरी रूसी युद्ध मशीन को अपने नियंत्रण में ले रहा है, जिससे पुतिन एक के बाद एक रणनीतिक गलतियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। पोक्रोवस्क में बिछाया गया जाल न केवल उन रूसी सैनिकों के लिए था जो उसमें फंस गए, बल्कि पुतिन की पूरी युद्ध रणनीति के लिए भी था, और वह जाल अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब